हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता, आपका सीके सर। और आज वापस से आपके सामने एक वीडियो सोल्यूशन लेके आ गया हूं मैं। आपका जो कल जो भी एग्जाम हुआ है आपका पार्ट टेस्ट, उसका जो फिजिक्स का पेपर था नीट का, उसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। अपने एग्जाम दे दिया है, आपको पता लग गया होगा। इस बार पेपर थोड़ा सा हमने जानबूझ के ऐसा मिक्स किया है पेपर को कि पहले कभी हम लोग इजी पेपर रखते हैं, कभी मीडियम लेवल का रखते हैं, कभी टफ लेवल का रखते हैं, ताकि हम लोग नीट के लिए हर तरह से प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, क्योंकि नीट का भरोसा नहीं है। किसी साल फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा आसान आ जाता है, किसी साल मीडियम लेवल का रखता है, किसी साल फिजिक्स के पेपर को बहुत ज़्यादा टफ कर देता है। तो हम लोग भी उसी तरह का वेरिएशन जो है अपने टेस्ट सीरीज में लेके आ रहे हैं, ताकि हम चारों तरफ से इसको कवर करके हर तरह से तैयार होकर रहें। ठीक है, तो आज का पेपर पहले सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं जिस तरह से हमने पेपर को मतलब डिजाइन किया है, लग रहा है कि जैसे मीडियम लेवल का पेपर इस बार रखने की कोशिश की गई है, मतलब इजी लेवल से थोड़ा सा ऊपर। एक बार इसका सॉल्यूशन करते हैं और बारी बारी से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जो जो सवाल आपसे बन गए बहुत बढ़िया, जो नहीं बना एक बार आप सॉल्यूशन देख के आप उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। कैपेसिटर का सवाल दिख रहा है आपको। बोल रहा है कि 2 कैपेसिटर्स मार्क्ड 12 माइक्रोफैराड 200 वोल्ट, 24 माइक्रोफैराड 200 वोल्ट। देखो भाई, एक कैपेसिटर है, ये 200 वोल्ट जो आपको दिख रहा है, ये इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट और इसका कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है आपका 12 माइक्रोफैराड। तो सबसे पहले आप देखो कि इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना रह सकता है। मैक्सिमम चार्ज Q इक्वल टू CB से, ये V है, ये C है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, ये इसका कैपेसिटेंस है। तो Q इक्वल टू CB अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो 12 इंटू 200 यहाँ पे आता है तुम्हारा 2400 चार्ज का वैल्यू, यानी कि Q का वैल्यू आ जाएगा 2400 माइक्रोकुलम। इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज हो सकता है प्लस 2400 और यहाँ हो सकता है माइनस 2400 का। एक और कैपेसिटर आपके सामने दिया हुआ है, इसके क्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो यहाँ भी 200 वोल्ट का है और इसका जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है वो 24 माइक्रोफैराड है। तो इसके ऊपर अगर चार्ज देखा जाए तो कितना, CB चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 इंटू 2 ये आएगा तुम्हारा 4800 माइक्रोकुलम के आसपास। यानी कि यहाँ पे चार्ज हो सकता है प्लस 4800, यहाँ पे माइनस 4800। आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब बोला कि इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। देखो एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि सीरीज में अगर 2 अनचार्ज कैपेसिटर को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो चार्ज का फ्लो सेम रहेगा, यानी कि दोनों कैपेसिटर पे जो भी चार्ज होगा वो सेम होगा। अगर दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा तो सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात यह है कि अगर दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम रखना है और ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज झेल सकता है 2400 माइक्रोकुलम का, ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज झेल सकता है 4800 माइक्रोकुलम का, तो क्या देना सही रहेगा? ऑब्वियसली 2400 माइक्रोकुलम, क्योंकि ऐसा चार्ज जो दोनों बर्दाश्त कर सके। समझ में आ रही बात? ये मैक्सिमम झेल सकता है 2400, ये मैक्सिमम झेल सकता है 4800, तो क्यों ना 2400 दे दिया जाए, क्योंकि जो भी दोगे वो दोनों के क्रॉस सेम रहेगा। तो यहां से पता लगा कि मैक्सिमम चार्ज जो दोनों में मिनिमम था कितना, 2400 माइक्रोकुलम। और रही बात इनके कैपेसिटेंस की, दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। इसका 12 है, इसका 24 है, दोनों को हमने कनेक्ट किया है सीरीज में, और सीरीज में C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, दो कैपेसिटर के लिए, यानी कि 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 24 हो जाएगा 36, 12 से गया 3, 3 से गया 8, यानी कि C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया आपका 8 माइक्रोफैराड। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई C। Q का वैल्यू कितना है 2400 डिवाइडेड बाई C हो गया 8, ये वैल्यू आता है 300 वोल्ट। यानी कि दोनों के क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हो दैट इज 300 वोल्ट, और दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज 8 माइक्रोफैराड। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर C, ये रहा आपका आंसर। पहला सवाल बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल सवाल कैपेसिटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो डाइलेक्ट्रिक, अगेन कैपेसिटर, उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक वगैरह दिख रहा है। बोल रहा है कि अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड सच दैट हाफ ऑफ इट्स एरिया ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C ऑक्यूपाइड बाय इट। सबसे पहले एक कैपेसिटर देखो, ये कैपेसिटर है जिसका एरिया A है और मान लो इनके प्लेट के बीच का सेपरेशन D है, और इसका अगर कैपेसिटेंस C बोल दूं तो C का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। आई होप कि ये चीज आपको पता होगा। उसके बाद बोला कि इस कैपेसिटर में इसके आधा एरिया में, यानी कि इस कैपेसिटर में उसने बोला कि यहां तक एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया हाफ एरिया में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि 2 कैपेसिटर है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और 2 कैपेसिटर जो है दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसे सोच लो। ठीक है, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इनका जो C इक्विवेलेंट होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है K, अगर मैं इसको C1 बोल दूं, इसको C2 बोल दूं, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा C1 प्लस C2। C1, अच्छा
इसका कैपेसिटेंस लिखता हूं, डाइलेक्ट्रिक अगर डाल दें तो कैपेसिटेंस होता है k टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट। एरिया देखो आधा हो गया, आधा एरिया हमने फिल कर दिया था, आधा एरिया, तो एरिया हो गया a बाई टू डिवाइडेड बाई, सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, d प्लस C2, इसका कितना हो जाएगा, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो सिंपली एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका भी आधा, a बाई टू डिवाइडेड बाई डी, दोनों से कॉमन आ गया एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 2d, इसको बाहर निकालने अगर अंदर बचेगा k प्लस 1, और ध्यान से देखो तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी का वैल्यू c के बराबर है, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी के जगह पे c रख दूं तो ये वैल्यू आ जाता है c बाई टू इंटू k प्लस 1, और आंसर अगर आप कहीं ढूंढ के देखो c बाई टू इंटू k प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी अगेन, इसका आंसर हो गया c। बिल्कुल सिंपल सा सवाल डाइलेक्ट्रिक का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 45 वोल्ट पावर सप्लाई एज सोन इन फिगर, व्हाट इज द चार्ज ऑन 6 वोल्ट 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। देखो ऐसा कुछ सर्किट दिया है, बोला कि एक कैपेसिटर है 9 का और उसके साथ 2 कैपेसिटर पैरेलल में है, ये है तुम्हारा 12 और ये है तुम्हारा 6, ये कहानी है, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया है कितने से, 45 वोल्ट बैटरी से, ये 45 वोल्ट। तो आपको बताना है इस 6 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर कर रहा है कैपेसिटर, ठीक है। चार्ज के लिए आपको क्या निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, Q इक्वल टू CV, यानी कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट बताओ, 12 और 6 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 18, 6 से गया 3, 3 से गया 4, यानी कि 4 माइक्रोफैरेड इनका इक्विवेलेंट, सॉरी ये तो पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट हो गया 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, इन दोनों के बदले, यानी कि एक 9 और इसके साथ एक 18, ऐसे एज्यूम करो, ये दो कहानी, ठीक, ये 9 ये 18। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे अगर V1 मान लूँ, यहाँ पे अगर V2 मान लूँ, तो V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई सी, चार्ज तो दोनों पे सेम रहेगा, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, यानी कि V1 इज टू V2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 1 बाई C1 इज टू 1 बाई C2, यानी कि 1 बाई 9 इज टू 1 बाई 18 के। तो ये वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू आ जाता है 2:1। मुझे V2 चाहिए, तो V2 का वैल्यू आप क्या लिख लोगे, V2 के सामने क्या है 1 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड कर दो, ये तो सिंपल सा तरीका है, 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज कितना था 45, तो ये आ जाएगा 45/3, यानी कि कितना 15 वोल्ट आता है V2, यानी कि इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस सेम रहेगा, तो अगर यहाँ 15 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ भी कितना आएगा 15 वोल्ट आएगा। तो इसके क्रॉस चार्ज, इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, Q इक्वल टू CV से, C का वैल्यू कितना दिया है 6 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 6, ये वैल्यू आता है कितना 90 माइक्रोकुलम, यानी कि चार्ज कितना होगा इस वाले पे 90 माइक्रोकुलम, क्योंकि माइक्रोफैरेड में दिया हुआ था तो चार्ज भी इसका माइक्रो में आएगा, सो आंसर विल बी 90 माइक्रोकुलम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 4 आगे बोल रहा है कि 2 कंडेंसर्स मतलब कैपेसिटर्स बेसिकली, वन ऑफ कैपेसिटी C एंड अदर ऑफ कैपेसिटी C/2 आर कनेक्टेड टू अ V वोल्ट बैटरी एज सोन इन फिगर, द वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर्स। इसका डायग्राम ये रहा। अच्छा, 2 कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट कर दिया भाई, एक बैटरी लगाया, एक कैपेसिटर यहाँ है, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर और लगा दिया, ठीक है, ये C है, ये C/2 है। देखो बेसिकली वर्क डन क्या होता है, बोला कि इनको चार्ज करने में, फुल्ली चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक तो इनको चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, बेसिकली कैपेसिटर चार्ज ही होता है वर्क से, वर्क डन जो होता है वो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो बेसिकली कुल मिला के देखा जाए तो कैपेसिटर का जो एनर्जी है वही वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि अगर सवाल पूछ रहा है कि इसको चार्ज करने में कितना वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन इज बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी कितना होता है हाफ CV², और दोनों पैरेलल में है तो दोनों का इक्विवेलेंट C प्लस C/2, ये वैल्यू हो जाएगा 3C/2, तो 3C/2 और कुछ V² लगा दिया हमने, तो ये वैल्यू आ रहा है तुम्हारा कितना 3/4 CV² के आसपास। यानी कि इस कैपेसिटर को चार्ज करने में फुल्ली वर्क डन ये करना पड़ेगा। देखो इसमें एक और सवाल बन सकता था, इसका आंसर हो गया C। इसमें यही सवाल अगर पूछता कि इसको फुल्ली चार्ज करने में बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये सवाल बदल जाता, क्योंकि जब बैटरी जो वर्क करता है वो पूरा का पूरा वर्क जो है कैपेसिटर में स्टोर्ड नहीं होता है, उसका आधा ही स्टोर्ड होता है, आधा हीट के फॉर्म में मतलब वेस्ट हो जाता है एनर्जी। तो अगर ये सवाल होता कि फाइंड वर्क डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग फुल्ली द कैपेसिटर्स, तो इसका आंसर डबल हो जाता, 3/2 CV² के बराबर हो जाता। लेकिन उसने बोला कि सिर्फ कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में कितने वर्क की जरूरत पड़ेगी, इतना वर्क चाहिए इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में, ठीक है बात। तो इस बात का आप ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, फिगर शोज 6 इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड टू वन अनदर
व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। देखना, ये ए ये बी। एक काम करो, इस वाले को सी बोल देता हूं, ये जो बीच में दिख रहा है इसको सी बोल देता हूं, और इस वाले को मैं डी बोल देता हूं। ये वाला जो वायर है ये वाला, इसको मैं डी बोल देता हूं। तो एक तरफ ए ले लो, इक्विवेलेंट निकालने का सबसे आसान तरीका, यहाँ ए ले लेता हूं, यहाँ बी ले लेता हूं, इधर कहीं सी ले लेता हूं और इधर कहीं डी ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान रखें, ये ए ये बी, ये बीच वाला सी है और ये वाला डी है। अब कैपेसिटर C1 किसके बीच में, देखो एक तरफ A और इसको D माना है, तो A और D के बीच में C1 है, A और D के बीच में A B C D, ये D है, इसके बीच में एक कैपेसिटर है C1। फिर C2 किसके बीच में है, देखो एक तरफ A और एक तरफ इसको C माना था, A और C के बीच में एक कैपेसिटर, ये हो गया तुम्हारा C2। उसके बाद C3 किसके बीच में है, यहाँ C है और इसको हमने D माना है, तो C और D के बीच में, C और D के बीच में है C3। उसके बाद C4 किसके बीच में है, एक तरफ A और एक तरफ B, A और B के बीच में, A और B के बीच में, इधर से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, A और B के बीच में ये कैपेसिटर आ गया C4। C5 की बात करें तो देखो इसको C माना था और ये वाला वैल्यू B है, यानी कि C और B के बीच में एक और कैपेसिटर। सर्किट को आसान बनाने का तरीका है बेसिकली। C5 हो गया, और C6 को अगर देखो, C6 को तो इसको हमने क्या माना था, D माना था, और ये B है, तो B और D के बीच में एक कैपेसिटर, ये सर्किट है। और सबका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, C C C C C, और आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट ढूंढना है। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले C बाई सी इक्वल टू C बाई सी, कहीं ना कहीं ये वाला बेकार है, व्हीटस्टोन ब्रिज का फील दे रहा है, तो ये वाला कैपेसिटर गया। अब बाकी देखो तो ये C और C किस में है, सीरीज में है, ये C और C सीरीज में, और उसके साथ ये C पैरेलल में, तो C और C का कितना हो गया सीरीज में, C बाई 2। ये C और C का भी कितना हो गया, C बाई 2, ठीक, और उसके साथ एक और कनेक्टेड है कितना, C, ये, और तीनों किस में है, पैरेलल में, तो C बाई 2 C बाई 2 C हो गया, और C प्लस C कितना हो गया, 2C, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 2C। ऑप्शन नंबर C इज द आंसर, यानी कि हर तरफ C ही C है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ध्यान से देखें क्या है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये सर्किट में कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। कभी भी कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ, रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो स्टेडी स्टेट मतलब कनेक्ट करने के बहुत देर तक अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वहां से कोई करंट पास नहीं करता है जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो यानी कि इसका सर्किट बेसिकली कैसा बनेगा, इस कैपेसिटर को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सोचो कि ये कैपेसिटर जो है ओपन हो चुका है, ठीक है, यानी कि ये वाला सर्किट ही बेकार है, ये वाला सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट पास करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले सर्किट से पास करेगा। ये 2 ओम, ये 6 ओम, यहाँ पे करंट हो जाएगा 0, और ये हो गया तुम्हारा 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर करंट आई पास कर रहा है आई, तो ये करंट इस वाले ब्रांच में घूमेगा, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा स्टेडी स्टेट पे। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई आर, करंट कितना V है 12, और R का वैल्यू देखो तो 6 प्लस 2, यानी कि करंट हो गया 12 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 3 बाई 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। हमें निकालना है कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, ये कैपेसिटर है, ये इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज के लिए मुझे इसके अक्रॉस चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसा है, पैरेलल है। तो इसके अक्रॉस VC अगर मैं बोल दूं, VC का वैल्यू किसके बराबर होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस कितना आएगा, IR से करंट कितना जा रहा है 3/2, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 6, 2 से गया 3, ये वैल्यू आता है 9 वोल्ट। मतलब इस कैपेसिटर के क्रॉस फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो चुका है, 9 वोल्ट का, और मुझे निकालना है चार्ज Q इक्वल टू C इंटू VC। इसका कैपेसिटेंस दिया है 2 माइक्रोफेरेड, और ये आ गया 9 इंटू 2 होता है कितना, 18 माइक्रोकूलम, यानी कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आ चुका होगा, 18 माइक्रोकूलम का चार्ज आ चुका होगा स्टेडी स्टेट में। ठीक है, T इक्वल टू इनफाइनाइट बोलते हैं जिसको। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कैपेसिटर इज चार्ज टू स्टोर एनर्जी U। ठीक है, एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया है। चलो कहानी यहीं से शुरू कर देते हैं। मान लो एक बैटरी लगाया होगा कुछ V का, कैपेसिटेंस C था, तो इसके ऊपर एनर्जी स्टोर हो गया कितना, हाफ CV², जैसा कि हम जानते हैं। फिर बोला कि द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ये बड़ा पॉपुलर सवाल है, बार बार घूम फिर के आता है, नीट ने भी कई बार पूछा हुआ है कि पहले कैपेसिटर को चार्ज किया, बाद में बैटरी को रिमूव कर दिया, फिर एक दूसरा कैपेसिटर लिया, उसके साथ पैरेलल में हमने लाके कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद फिर एनर्जी पूछ ले, चार्ज पूछ ले, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। बोला कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड आइडेंटिकल कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द फर्स्ट कैपेसिटर इन पैरेलल, द एनर्जी इन द ईच ऑफ द कैपेसिटर। अब ईच बोला कि ये कैपेसिटर, इसके साथ हमने एक और कैपेसिटर लिया आइडेंटिकल, ये C था तो ये भी C, और इसको इसके साथ हम लाके कनेक्ट करना चाहते हैं। ध्यान रहे ये कैपेसिटर पहले से चार्ज हो चुका है। अगर बैटरी V कनेक्ट किया था तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस V का आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है,
तो आपको बोला कि अब जब इस स्विच को मैं बंद कर दूंगा तो बताओ अब इस कैपेसिटर का एनर्जी कितना हो जाएगा। एक कैपेसिटर की एनर्जी की बात कर रहा है। तो सबसे पहले मान लिया कि दोनों को कनेक्ट करने के बाद इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो हो गया V डैश प्लस माइनस V डैश, क्योंकि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों के क्रॉस फाइनली सेम रहेगा। तो कैसे निकालें हम? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाते हैं। सबसे जो आसान कहानी होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनिशियली देखो चार्ज सिर्फ और सिर्फ जब स्विच को ओपन था, जब स्विच मान लो यहाँ पे ओपन है, जब स्विच ओपन है तो इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस CV और इसके ऊपर चार्ज है माइनस CV। अगर V से चार्ज है तो इन दोनों प्लेटों का इनिशियल चार्ज देख लो। और जब तुमने स्विच को क्लोज कर दिया, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस V आ चुका है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मानते हैं, ठीक है। मान लिया कि इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस V आ गया, ये C था, ये C था, तो यहाँ पे भी चार्ज हो जाएगा CV डैश और यहाँ पे भी चार्ज हो जाएगा CV डैश। तो इन दोनों प्लेटों का इनिशियल चार्ज और इन दोनों प्लेटों का फाइनल चार्ज वो सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से नेट चार्ज कांस्टेंट रहेगा, यानी कि Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, जो कि मैं बार बार बोलता भी हूँ लगाने के लिए। इन दोनों का इनिशियल चार्ज है देखो CV प्लस 0 और इनका फाइनल चार्ज हो गया CV डैश प्लस CV डैश। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं हम। CV इक्वल टू 2CV डैश, C से C गया, V डैश का वैल्यू आ गया V/2, यानी कि फाइनली इन दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो चुका है? V/2 हो चुका है। यानी कि पहले अगर V था तो अभी दोनों के क्रॉस कितना हो चुका है? V/2। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अभी V/2 हो गया, यानी कि दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है हो गया है प्लस माइनस V/2, यहाँ भी प्लस माइनस V/2, यहाँ भी कैपेसिटेंस C था। तो इसका एनर्जी, अब इस कैपेसिटर का एनर्जी कितना हो गया? हाफ C इंटू V/2 का स्क्वायर, यानी कि ये 1/2 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 इंटू हाफ CV स्क्वायर, और हाफ CV स्क्वायर को हमने U बोला था इनिशियल एनर्जी, तो ये वैल्यू हो गया कितना? U/4, यानी कि एक कैपेसिटर का अब जो एनर्जी बचा है वो कितना बचा है? U/4 के बराबर है। ठीक है बात? तो U/4 यानी कि ऑप्शन नंबर C अगेन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D1 एंड D2 पैक्ड विथ डाइलेक्ट्रिक्स। अच्छा बिल्कुल सिंपल सवाल डाइलेक्ट्रिक का। देखो बोला कि ऐसे है, ये कैपेसिटर है, इसके बीच में ऐसे यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने K1 का और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने K2 का। ये सेपरेशन D1 है, ये सेपरेशन D2 है। ये कहानी ध्यान से सोचो तो दोनों को अलग अलग तोड़ लो, एक कैपेसिटर ये दूसरा कैपेसिटर, मान लो ये C1 है ये C2 है, दोनों किस में? सीरीज में। तो हमने लिखा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 इसका कैपेसिटेंस क्या लिखोगे? K1 डाइलेक्ट्रिक डाला है K का, तो आप लिखो K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया A, डिस्टेंस इसका कितना हो गया? D, यानी कि D1 प्लस 1/C2 का वैल्यू हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया सेम है, डिस्टेंस इसका दिया हुआ है प्लेटों के बीच का कितना? D2। D1 ऊपर D2 ऊपर, 1/एप्सिलॉन नॉट A दोनों से कॉमन, तो 1/C इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लूं अगर मैं, तो अंदर बचेगा D1/K1 प्लस D2/K2, और इसको अगर उल्टा कर दोगे तो C का वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 डिवाइडेड बाई K2 D1 प्लस K1 D2। ऐसा कुछ आंसर देख लो आप कहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 K2 D1 प्लस K1 D2, K2 D1 प्लस K1 D2, ये रहा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि व्हेन 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज दे हैव 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। अगर दो कैपेसिटर आइडेंटिकल है भाई C और C, ऐसा है, बोला कि जब ये सीरीज में है तो इनका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड है, एंड व्हेन इन पैरेलल, जब दोनों पैरेलल में है ऐसा, तो इनका कैपेसिटेंस कितना है? 12 माइक्रोफैराड है। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ईच? ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया। ठीक है, जब इसमें होगा तो क्या लिखोगे तुम? अगर C1 C2 भी मान लेते हो तुम इसको, तो तुम इसको लिखोगे C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना दिया है ये? 3। और जब पैरेलल में है तो क्या लिखोगे? C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना लिखोगे? 12। C1 प्लस C2 का वैल्यू 12 यहाँ पे रख दो उठा के, तो C1 C2 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 3, यानी कि C1 C2 का वैल्यू आ जाएगा 36। अब चूंकि दोनों बराबर है तो C स्क्वायर इक्वल टू 36, C का वैल्यू तो 6 है। बहुत सिंपल सवाल है, बच्चों वाला सवाल, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि 2 कैपेसिटर्स A and B are connected in series with a battery as shown in figure. When the switch S is closed and the 2 capacitors gets charged fully, then 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, 2 कैपेसिटर आपको दिख रहा है ये, और इनके साथ एक बैटरी लगाया गया 10 वोल्ट का। अभी स्विच ओपन है, स्विच को बंद करेगा ये 2 है, ये 3 है, सब माइक्रो में है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। जब बंद करेगा ये, ठीक है, तो हमें पता है दोनों पे चार्ज तो सेम रहेगा, सीरीज में कनेक्टेड है, तो प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। चार्ज अगर सेम है तो अगर इसके क्रॉस V1 बोल दूं, इसके क्रॉस V2 बोल दूं, फिर से वही अपना
रेशियो वाला रूल लगा देता हूं मैं, V इक्वल टू क्यू बाई सी, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस इन सीरीज। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं V1 इज टू V2 इज इक्वल टू क्या, 1/C1 इज टू 1/C2। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रही है, यानी कि 1/2 इज टू 1/3, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू हो जाता है 3:2, यानी कि V1 इज टू V2 जो होगा वो 3:2 के रेशियो में होगा। आंसर यहां से भी देख सकते हो या फिर निकाल लो। V1 का वैल्यू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल कितना है 10, 5 से गया 2, यानी कि V1 का वैल्यू आएगा 6 वोल्ट। अब V1 6 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस कितना जाएगा 4 वोल्ट। 10 में से 6 अगर ये खा गया तो इसको कितना मिलेगा 4 वोल्ट, यानी कि पहले के अक्रॉस A के अक्रॉस 6 वोल्ट और B के अक्रॉस 4 वोल्ट, A के अक्रॉस 4 वोल्ट गदर है, A के अक्रॉस 6 वोल्ट, B के अक्रॉस 4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी, द रेशियो ऑफ चार्जेज ऑन ए एंड बी, रेशियो की बात कर, हालांकि एक ऑप्शन आपको मिल चुका है, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, आप निकाल के देखना ये रेशियो उल्टा आता है या फिर ठीक है उल्टा पुल्टा आएगा, तो ये दोनों में से कोई भी आपका सही मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि चार्ज वाला तो वैसे ही दिख रहा है, चार्ज तो सेम रहेगा, तो रेशियो 1:1, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। एनर्जी निकाल के देख लेना, हाफ CV²। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अब कहानी जा रहा है मैग्नेटिज्म की तरफ। क्या बोल रहा है देखो, अ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्टरीज इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। द रेडियाई ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर रेस्पेक्टिवली Rp, Rd एंड R अल्फा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनका रेडियस का जो रेशियो है, बेसिकली किसका रेडियस ज्यादा होगा। हम जानते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर दें तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली, जिसका स्पीड क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो आपको बोल रहा है कि एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया है, तो आपको बताना है कि उनके रेडियस में से किसका रेडियस ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका बराबर होगा। एक बार हम रेडियस वाला फॉर्मूला रिमाइंड करते हैं। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला हुआ करता था, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबको याद होगा, दैट इज mv/qb। लेकिन वो देखो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में सोचना होगा। आप क्या लिखोगे इसको, रेडियस को लिख सकते, एमवी को मोमेंटम लिखा जा सकता है, तो p/qb, और p को क्या लिख सकते हो तुम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, √2 mk, k इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई qb, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। यहां से हमने मोमेंटम का वैल्यू लिख दिया √2 mk। ठीक है बात। अब यहां से अगर देखो तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल आता है, रेडियस प्रोपोर्शनल आता है √m डिवाइडेड बाई q के, यानी कि √ मास डिवाइडेड बाई चार्ज। ये रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। तो हमने लिखा Rp इज टू Rd इज टू R अल्फा। ठीक है, √m/q प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का अगर मास को थोड़ी देर के लिए m बोल दूं और चार्ज को e बोल दूं, तो ड्यूट्रॉन की अगर बात करें तो इसका मास हो जाता है इसका डबल प्रोटॉन का, यानी कि 2m, और इसका चार्ज सेम रहता है e। ठीक है, और अल्फा की बात करें तो इसका मास हो जाएगा कितना 4m, यानी कि 4 गुना प्रोटॉन का, और इसका चार्ज हो जाता है डबल, यानी कि 2e। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा, तो √m/e तीनों से उड़ गया। तो अगर आप देखो तो वैल्यू बचता है यहाँ पे 1:2, ये हो गया तुम्हारा √2, और ये आएगा तुम्हारा 2/2, ये भी 1, यानी कि प्रोटॉन और अल्फा 1:1, यानी कि ये वैल्यू सेम रहेगा, प्रोटॉन का और अल्फा का रेडियस सेम, यानी कि Rp इक्वल टू Rd, Rp इक्वल टू R अल्फा। और रही बात ड्यूट्रॉन की, तो ड्यूट्रॉन √2 देखो 1 से ज्यादा है ये वैल्यू, यानी कि ये छोटा होगा किससे, रेडियस ऑफ किससे, ड्यूट्रॉन से। तो Rp इक्वल टू R अल्फा एंड लेस देन Rd। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये आपका सही है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म का सवाल फिर से क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 6 माइक्रोकूलम एंड मास 6 ग्राम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B ऑन अ कर्व x² + y² इक्वल टू 9। इस सर्कल को आप सभी पहचानते होंगे, XY प्लेन में ये सर्कल होता है x² + y² इक्वल टू 9, जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर या फिर 3 मीटर, जो भी दिया हो वैल्यू, 3 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, मीटर में है x एंड y। तो बोला कि इस सर्कल पे कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस का फॉर्मूला लगाओ फिर से, रेडियस का वैल्यू होता है mv/qb। रेडियस दिया है 3, मास दिया है इसका 6 ग्राम, यानी कि 6 × 10⁻³ kg। v का वैल्यू आपको दिया गया है v 6 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, तो 6 × 10⁻6 इंटू मैग्नेटिक फील्ड तो आपको निकालना है, 6 से 6 गया। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो b का वैल्यू आपको मिलता है 10⁻³ कैंसिल होकर 10⁻³ ऊपर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6000 और नीचे आएगा एक 3, तो ये वैल्यू आता है कुछ 2000 टेस्ला, या फिर आप इसको 2 किलो टेस्ला बोल सकते हो।
और मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है पार्टिकल का वेलोसिटी, ठीक है। तो पार्टिकल घूम रहा है कौन से प्लेन में, XY प्लेन में, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ या तो निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, यानी कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सर्कल के, जिस सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल घूम रहा है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। बाहर मान लो तो डॉट डॉट डॉट, अंदर मान लो तो क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी आएगा वो अलोंग जेड एक्सिस आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 किलो टेस्ला अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है बात। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 13 की तरफ। बोल रहा है पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट पावर। पावर कांस्टेंट है। पावर का वैल्यू क्या होता है भाई? पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर इसको आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहे हो, फॉलोइंग क्वांटिटीज सेम। हाँ, तो इसको आप लिख सकते हो वर्क डन मतलब एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ऐसा लिख सकते हो। P = dW/dt, ऐसा सुना होगा आपने। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द, अगर पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर, अगर पावर कांस्टेंट हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है वो कांस्टेंट हो गया। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। बाकी ऑप्शंस देख लें आप। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। चलिए एक सवाल में थोड़ा टाइम बचा अपना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं? द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग वैरीज विद द डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। F = kx होता ही है। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू अगर देखो तो F = kx, x के साथ बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन y = mx। इसका स्लोप जो होता है, ये अगर x है, ये f है, तो इसका स्लोप ये है, स्लोप जो है वो k के बराबर है। k मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू बेसिकली। तो आपको क्या बोल रहा है? इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद द अबव स्प्रिंग ऑफ हाफ लेंथ। अच्छा, स्प्रिंग का लेंथ अगर आधा कर दिया, k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस k इज बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग का लेंथ आधा कर दिया जाए, लेंथ को अगर डिक्रीज करें तो k का वैल्यू इंक्रीज करता है। यानी कि अगर लेंथ को हाफ कर दें तो k का वैल्यू बेसिकली डबल हो जाएगा। और k बढ़ जाएगा मतलब स्लोप इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। k का वैल्यू डबल, तो स्लोप क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। स्लोप इंक्रीज करने का मतलब थीटा बढ़ेगा, और थीटा बढ़ने का मतलब ये जो ग्राफ है, यानी कि x एक्सिस y एक्सिस, मतलब x और f, ये ग्राफ थोड़ा सा f एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। यानी कि पहले इधर था, ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा इधर f एक्सिस की तरफ, थीटा इंक्रीज करेगा, तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स f एक्सिस, ठीक है। फोर्स की तरफ, बेसिकली स्लोप को बढ़ाना है इसको। सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विथ अ वेलोसिटी v। अच्छा, समझ गया। ये देखो भाई, हेलिकल पाथ, ये है मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, और पार्टिकल का स्पीड ऐसे दिया v। तो v के दो कंपोनेंट भैया, ये एंगल थीटा है, ठीक है। एक होता है v पैरेलल, जिसको हम बोलेंगे v cos थीटा, और एक होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं हम v परपेंडिकुलर, जिसका वैल्यू होगा v sin थीटा। अब देखो, कभी भी पार्टिकल का स्पीड अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो वो चाहता है पार्टिकल को गोल गोल घुमाए, सर्कुलर पाथ पे घुमाए। और अगर स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो वो कुछ नहीं चाहता है, क्योंकि उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, वो सीधा सीधा जाएगा। यानी कि ये जो पैरेलल स्पीड आपको दिख रहा है, पैरेलल स्पीड v cos थीटा, ये इसको सीधा सीधा लेके जाएगा। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर स्पीड दिख रहा है, F = q × v क्रॉस b, q × v क्रॉस b, v क्रॉस b, ये v परपेंडिकुलर, ये b, v क्रॉस b, या फिर मेरा राइट हैंड थप्पड़ रूल, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। अंगूठे को v की तरफ रखो, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो ये फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, v परपेंडिकुलर क्रॉस b, v क्रॉस b, फोर्स अंदर मतलब इसका सेंटर जो है अंदर है। यानी कि ये वाला स्पीड इसको गोल गोल घुमाना चाहता है, और ये वाला स्पीड इसको सीधा लेके जाना चाहता है। तो ये बेसिकली एक हेलिकल पाथ पे घूमता है, ऐसे रास्ते पे घूमेगा ये। और इसको बोलते हैं पिच लेंथ, यहां से लेके यहां तक, और इसका रेडियस सर्कल का तो r होता ही है। तो आपको पूछना चाह रहा है देन द रेशियो ऑफ रेडियस टू पिच ऑफ हेलिक्स, इसके रेडियस और पिच लेंथ का रेशियो क्या होगा? रेडियस और पिच लेंथ। रेडियस होता है बच्चों mv/qb, लेकिन v की जगह आज v परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि mv परपेंडिकुलर/qb। और पिच लेंथ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो, जितने देर में एक सर्कल घूमता है उतने देर में ये पार्टिकल जो है यहां से यहां पहुंच जाता है, और स्पीड कांस्टेंट है v पैरेलल। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा इसका? स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो टाइम एक सर्कल कंप्लीट करने का टाइम होता है 2πm/qb। तो आपका स्पीड हो गया v पर पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो गया इसका 2πm/qb। बस इसको सॉल्व करना है। m/qb गया,
V परपेंडिकुलर का वैल्यू आपको दिया हुआ है V साइन थीटा डिवाइडेड बाई V पैरेलल का वैल्यू है V कॉस थीटा इंटू 2 पाई। V से V उड़ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, जहां दिखे वो आंसर है आपका। ये सवाल था, तो इसका आंसर हो गया C। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। बोल रहा है कि टू थिन मेटालिक स्ट्रिप्स कैरिंग करंट इन द डायरेक्शन सोन इन क्रॉस ईच अदर। ये दो करंट है, ऐसे सोचो तुम तो, एक करंट ये है, एक करंट ये है I, और एक करंट ये है। करंट कितना जा रहा है पता नहीं, दोनों टच नहीं कर रहा है ना, ऐसे मान सकते हो। इसमें करंट जा रहा है नीचे की तरफ, I मान लो कुछ। ये रीजन है 1, ये रीजन है 2, ये रीजन है 3, ये रीजन है 4। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि क्रॉस ईच अदर परपेंडिकुलरली विदाउट टचिंग बट बीइंग क्लोज टू ईच अदर एज सोन इन फिगर द रीजन्स विच कंटेन सम पॉइंट्स ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड। जीरो मैग्नेटिक फील्ड वहीं पे मिलेगा जहां दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो डायरेक्शन देखने का खेल है। डायरेक्शन देखने के लिए आप क्या करो, राइट हैंड थप्पड़ रूल यूज करो। मेरा जो सबसे आसान तरीका है मैं वो आपको समझा देता हूँ। ये वायर है, मान लो इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अंगूठे को करंट की तरफ रखो और ये 4 उंगलियों को घुमा के उस पॉइंट की तरफ ले जाओ जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, और वहां पे लगाओ थप्पड़। थप्पड़ मतलब ये सीधे हाथों से, तो जो थप्पड़ का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ऐसा मैं करता हूं, बाकी आपके पास बहुत सारे रूल हैं, उंगली उंगली घुमा के। मेरे लिए सबसे आसान पड़ता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं। इस वायर, जैसे रीजन 1 को चेक करता हूं, इस वाले वायर के कारण देखो अंगूठा इधर करंट की तरफ, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और थप्पड़ लगाऊं तो बाहर की तरफ आएगा, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर। लेकिन इसके कारण देखो, अंगूठा करंट की तरफ, उंगलियां उस रीजन में यानी कि 1 में, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर। तो इसके कारण बाहर जा रहा है, इसके कारण अंदर जा रहा है, मतलब इस रीजन में कोई पॉइंट ऐसा आ सकता है जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, जहां दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाए। तो 1 तो होगा डेफिनेटली। 2 पे चेक करते हैं। 2 पे देखो, इसके कारण बाहर की तरफ, इसके कारण बाहर की तरफ, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, पॉसिबल नहीं है। 3 पे चेक करते हैं। 3 पे इसके कारण अंदर की तरफ, और इसके कारण फिर से देखो अंदर की तरफ, अंगूठा करंट की तरफ और उंगलियां इस रीजन 3 की तरफ, तो ये भी अंदर जा रहा है, तो 3 भी पॉसिबल नहीं है। 4 को देखो, इस वाले वायर के कारण अंदर, इस वाले वायर के कारण बाहर, इस वाले वायर के कारण अंदर, इस वाले वायर के कारण बाहर, तो एक के कारण अंदर है, एक के कारण बाहर है। इस रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4, अगर ऐसा ऑप्शन है तो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बात, बाकी आप अपना डायरेक्शन देखना है आपको, कहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 2 पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मीटर स्केल एट 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अच्छा, 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर पे रख दिया। 2 वायर है, तुम तो पहले वायर उठा लो भाई। ये वायर, ये दोनों इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट है I, इसमें करंट है 3I। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया देखो, 2 से 6 मतलब ये 4 है, 4 सेंटीमीटर इनके बीच का सेपरेशन। ठीक है, फिर आपको बोला देन दे विल प्रोड्यूस जीरो मैग्नेटिक फील्ड एट। जीरो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, फिर से वही सवाल। जीरो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आएगा जहां दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे बीच वाले रीजन में चेक करो, बीच वाले में इसके कारण अंदर, यहां पे देखो, इसके कारण अंदर और इसके कारण बाहर। अंदर अगर कोई पॉइंट लेते हो तो पॉसिबल है, जबकि इधर कोई पॉइंट लेते हो, इधर तो इसके कारण भी अंदर और इसके कारण भी अंदर, दोनों में 0 पॉसिबल नहीं है। इधर कोई पॉइंट लेते हो तो इसके कारण बाहर और इसके कारण भी बाहर, यहां भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि बीच में कहीं होगा। मान लो यहां से x डिस्टेंस पे हो रहा है, लेट अस अज्यूम। तो इनफाइनाइट वायर के कारण x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण अंदर है, इसके कारण बाहर है। लेट अज्यूम इसके कारण B1 और इसके कारण B2, B1 और B2 बराबर, तभी तो 0 होगा। इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई D। तो इसके कारण कितना हो जाएगा, म्यू नॉट करंट है इसका I डिवाइडेड बाई 2 पाई D के जगह पे x, और इसके कारण हो जाएगा म्यू नॉट I के जगह पे है 3I डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये डिस्टेंस बचेगा 4 माइनस x। म्यू नॉट I 2 पाई से 2 पाई, ये 4 माइनस x इधर आया, और ये 3 इंटू एक्स ये हो गया, यानी कि 4x इक्वल टू 1, x का वैल्यू आ गया 4x इक्वल टू 4 x का वैल्यू आ गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से 1 सेंटीमीटर राइट पे, तो ऑरिजिन से कितना, मतलब 0 से कितना, 1 2 3, यानी कि 3 पे, यानी कि x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे, बेसिकली x नहीं 3 सेंटीमीटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अगेन कितना, C। ठीक है बात, बहुत सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि PQ एंड RS आर लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस R। ठीक है, M इज द मिड पॉइंट बिटवीन देम, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट M इज B। नाउ द करंट 1 एम्पियर इज स्विच्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट M नाउ B।
क्या क्या हुआ भाई, डायग्राम देखना पड़ेगा, डायग्राम कहाँ है इसका। अच्छा, ये भी सवाल देखो वैसा ही है, इसके कारण अंदर और इसके कारण भी देखो अंदर। फिर से देख लो, इस वाले वायर के कारण M पे अंदर, इस वाले वायर के कारण भी अंदर, यानी कि इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो दोनों के कारण है। तो B इक्वल टू मैंने लिखा B1 प्लस B2, इसके कारण कितना होता, म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। I का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई, डिस्टेंस कितना है, लेट अस अज्यूम यहाँ से x डिस्टेंस पे, x पे, ठीक है। या फिर मिड पॉइंट दिया था ना सवाल में, क्या था, मिड पॉइंट था क्या, मिड पॉइंट था क्या, मिड पॉइंट था क्या, मिड पॉइंट था क्या। द मैग्नेटिक फील्ड एट M इज B, M इज द मिड पॉइंट, ओके, M इज मिड पॉइंट, तो फिर x लेने की जरूरत नहीं है। टोटल अगर r है तो ये r बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो गया r बाई 2, शुड बी प्लस दूसरे वाले के कारण हो जाएगा म्यू नॉट I का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, d का वैल्यू अगेन r बाई 2, 2 से गया 2, 2 से गया 2, दोनों से कॉमन आ गया कितना, देखो ये है तुम्हारा 3 म्यू नॉट बाई पाई आर, ये है म्यू नॉट बाई पाई आर, कुल मिला के बन गया 4 म्यू नॉट बाई पाई आर, ये b का वैल्यू है। अब उसने बोला कि इस वाले वायर के करंट को ऑफ कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचा, ये, उसको बोला b डैश है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड M पे है उसका वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट I का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू r बाई 2, 2 से उड़ा 2, ये वैल्यू आता है 3 म्यू नॉट बाई पाई, इसको b के टर्म में बताना है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, म्यू नॉट बाई पाई r, यहाँ से म्यू नॉट बाई, ये b का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, तो यहाँ से म्यू नॉट बाई पाई r का वैल्यू कितना आ जाएगा, b बाई 4, तो म्यू नॉट बाई पाई r की जगह b बाई 4 रख दो, तो 3 इंटू b बाई 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 3b डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगेन, ठीक है। बाद ऑप्शन सी बहुत आ रहा है, जिसने आंख बंद करके तुक्का मारा होगा ना, जय बजरंगबली सी, आज तो उसका हो जाएगा। ऐसा करना नहीं है, ऐसे बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द सिचुएशन सोन इन फिगर, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द वेज फिक्स्ड रिजिडली विद द हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है, दिख रहा है। 40 ग्राम मास दिया है 40 ग्राम, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हाइल सिचुएटेड एट हाइट 5 मीटर, द कर्व ट्रैक, द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग इज नियरली, होगा क्या, यहाँ पे इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से इसको छोड़ेंगे, ये नीचे जाएगा 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 जाएगा, स्प्रिंग के साथ टकराएगा, स्प्रिंग के साथ टकराने के बाद इसको कॉम्प्रेस करेगा, स्प्रिंग फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका स्पीड 0 हो जाएगा और स्प्रिंग मैक्सिमम डिफॉर्म हो चुका होगा, उसके बाद ब्लॉक वापस आ जाएगा। तो हमें वो वाले सिचुएशन की बात करनी है जब ये ब्लॉक फाइनली जाके इसका स्पीड कितना हो गया, 0। तो बेसिकली हुआ क्या, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोच लो, सबसे आसान तरीका तो यही है, एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियली इसके पास क्या एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, कितना, mgh रिलीज किया है, तो काइनेटिक तो कुछ है नहीं, तो mgh, और फाइनली जब ये ब्लॉक जाके रुक जाएगा तो इसका टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो चुका है स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग वाले एनर्जी में, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, जो कि वैल्यू होता है कितना, हाफ kx²। जिस समय x निकाल लो, दैट इज योर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ट्वाइस mgh डिवाइडेड बाई k, इसका अंडर रूट, ट्वाइस मास कितना दिया है 40 ग्राम, तो 40 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, h का वैल्यू कितना है 5 मीटर, डिवाइडेड बाई k का वैल्यू आपको दिया हुआ है 400 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, 40 से गया 10, 10 से गया 10, 5 और 2 मिलके एक 0 और अंडर रूट 1/100, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/10 मीटर, 1/10 मीटर मतलब 0.1 मीटर तो कहीं दिख नहीं रहा है, 0.1 मीटर नहीं, तो क्या करें, सेंटीमीटर के पास चलें, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आएगा 10 सेंटीमीटर के आसपास, 10 सेंटीमीटर के पास देखो एक ऑप्शन दिख रहा है 9.8, यस, अगर जी का वैल्यू हम 9.8 लेते हैं यहाँ पे, तो शायद आंसर हमारा बिल्कुल वही आता, शायद, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी मान सकते हैं, बी का आंसर इसका 9.8 के आसपास, क्योंकि जी को हमने 10 लिया है, हालांकि उसने बोल ही रखा है जी का वैल्यू 10 लेने के लिए, तो आंसर एग्जैक्ट आया नहीं 10 सेंटीमीटर, बट उसके सबसे पास कौन है 9.8 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 10 मान के आगे बढ़ सकते हैं, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, टू स्फेयर्स ऑफ इक्वल मासेस आर अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर एज सोन इन फिगर, इसका भी फिगर है, ठीक है, देखते हैं। The string and the spheres are then whirled in the horizontal circle about O at constant rate. If T1 is the tension in the string between P and Q and T2 is tension in the string between O and P, T1 by T2 का वैल्यू लिखना है ना। अच्छा, स्ट्रिंग का लेंथ 2 मीटर है, आइए ये रहा, हाँ जी, कहानी दिख रहा है, ऐसा कुछ कहानी है, ठीक है, ये O है, यहाँ पे एक है Q, यहाँ पे है एक P, ठीक, ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, सही है, ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है। मान लो कि इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो सबसे पहले Q की अगर बात करें, Q की,
क्यू की अगर बात करोगे, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगा दो। मान लो कि इसमें टेंशन लग रहा है T1, जैसा कि उसने बोला P एंड Q के बीच में T1 है, तो ये T1 सेंटर की तरफ, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या लग जाएगा, T1 इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर लगा लो, ठीक है बात। तो T1 का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर और इसका रेडियस कितना है 2 मीटर का रेडियस है, इक्वेशन नंबर 1। अगर P की बात करें, P की, तो P पे क्या क्या फोर्स लग रहा है भाई, इसमें टेंशन T2 है, तो इसमें लगेगा इधर की तरफ T2 सेंटर की तरफ और इधर लगेगा T1। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, T2 माइनस T1 नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर। इसका रेडियस कितना होगा, 1 मीटर का रेडियस पे घूम रहा है ये, तो T2 इक्वल टू आ जाएगा T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर, रेडियस हो गया 1, और T1 का वैल्यू देखो 2m ओमेगा स्क्वायर है, तो T2 इक्वल टू 2m ओमेगा स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर, तो T2 का वैल्यू निकल के आ जाता है कितना 3m ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाता है T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2m ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया 3m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर कैंसल, ये वैल्यू आता है 2/3। और अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 2/3 टेंशन का रेशियो। 21 क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास m ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्यों आएगा, वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और फोर्स तो यहाँ पे एक ही लग रहा है, कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन क्या होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो K फाइनल का वैल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है D, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बोला कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये तो फोर्स पे डिपेंड किया और डिस्टेंस पे डिपेंड किया, डिस्टेंस कितना डिस्प्लेस किया उसको, तो बोला कि प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे दिया है मास m, मास पे तो डिपेंड नहीं करेगा भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ मास m, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ये मास से इंडिपेंडेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है ये पूरा कहानी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज सोन इन फिगर, मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 10 सेकंड, 0 और 10 सेकंड पे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, बिल्कुल सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल, K फाइनल मतलब हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल स्क्वायर, यानी कि हाफ m कॉमन कर लें तो वैल्यू आता है v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, हाफ इंटू मास कितना दिया है इसका 2 kg फाइनल 10 सेकंड पे वेलोसिटी देखो इसका -20 है, -20 का स्क्वायर करोगे तो 400 माइनस इनिशियल कितना है 10, तो 10 स्क्वायर करोगे तो 100, 400 माइनस 100 हो गया 300, तो ये 300 जूल आएगा इसका वर्क, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, बिल्कुल सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं देखो, वर्क सप्लाइड टू अ पार्टिकल, सॉरी पावर सप्लाइड टू अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg विथ वेरीज विथ टाइम, पावर का वैल्यू दिया है आपको 3t²/2, ठीक है, वाट, here t is in second, if velocity of particle at t equal to 0 is 0, initially velocity 0 है, तो velocity of particle at time t equal to 2 सेकेंड, ये भी कहानी वैसा ही है। कैसे वैसा ही है, हम जानते हैं वर्क डन जो होता है, वर्क डन इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, इंटीग्रल p dt के, अगर पावर वेरिएबल हो तो, ठीक है, p इक्वल टू dw/dt, तो वर्क डन का वैल्यू किसके बराबर होगा, इंटीग्रल p dt के, ठीक है बात। तो और वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा k इक्वल टू इंटीग्रल p dt, p dt का मतलब 3t²/2 इंटू dt के बराबर, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, k फाइनल माइनस k इनिशियल इक्वल टू 3/2, तो कांस्टेंट है, t² का इंटीग्रेशन हो गया tq/3, और इसका लिमिट लगा दो कहां से कहां तक जा रहा है ये भाई साहब, 0 से जा रहा है 2 सेकेंड तक, तो 0 से 2 तक इसका लिमिट लगा दो। k फाइनल हो गया तुम्हारा हाफ mv², सही है, स्पीड पूछा है ना, माइनस इनिशियल स्पीड 0 था तो काइनेटिक एनर्जी 0, ये 3 से ये 3 गया, ये आ गया 1/2 इंटू 2q माइनस 0 यानी कि 8, ये वैल्यू आता है 4, यानी कि हाफ m, मास कितना दिया है पार्टिकल का, मास 2 kg, तो 2 इंटू v² इक्वल टू ये वैल्यू बचा 4, 2 से गया 2, v का वैल्यू आ जाएगा कितना 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनली इसका स्पीड कितना हो चुका है 2 मीटर पर सेकेंड का, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये कहानी। क्वेश्चन नंबर 24
मेहनत करने से बच गया लग रहा है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तब से यही बोल रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सिंपली थ्योरम ही आपसे पूछ चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। देखो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 5 न्यूटन, और वर्क डन जो हुआ वो कितना हुआ, 25 जूल का हुआ। तो आपको बोल रहा है कि द एंगल विथ विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, बेसिकली वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस। एफ डॉट एस का मतलब एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन दिया है 25, फोर्स का वैल्यू है 5, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इतने कितना 10 मीटर इंटू कॉस थीटा। यहां से थीटा निकालना है आपको। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 25 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 1/2। तो थीटा का वैल्यू आ जाता है 60 डिग्री, यानी कि फोर्स जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऑप्शन हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा बढ़िया सवाल शायद, ऐसा देख के लग रहा है। बोल रहा है बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज टेकन अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। सबसे पहले तो इंक्लाइन प्लेन का डिस्क्रिप्शन दिया ये एंगल निकालने के लिए, बोला कि ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, और ये हाइट जो है ये 5 है। तो यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं हम। अगर इस एंगल को थीटा मान लें तो हमने लिखा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी कि 5/10 यानी कि 1/2। थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है इंक्लाइन का। बोला कि इसमें पार्टिकल को जिसका मास जो है 500 ग्राम है उसको ऊपर ले गए एंड देन रिलीज्ड, उसको छोड़ दिया, वो स्लाइड होके वापस नीचे आ गया बॉटम पे। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.1। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो बेसिकली देखो mg का वर्क तो 0 हो जाएगा, ऊपर गया वापस नीचे आ गया, राउंड ट्रिप में mg के कारण वर्क डन 0, ठीक है। तो जो वर्क हुआ होगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण। तो बेसिकली वर्क डन जो होगा टोटल दैट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क निकालने के लिए हम क्या करें, जैसे ये ब्लॉक है, मान लो नीचे वाले सिचुएशन को देख लो या ऊपर वाले नीचे वाले को देख लो। मान लो ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा इधर की तरफ। और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होता है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है म्यू इंटू नॉर्मल। और इस केस में नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर, ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे लगता है सर mg, इधर लगता है mg साइन थीटा, इधर लगता है mg कॉस थीटा, इतना सबको आता है। तो म्यू इंटू mg कॉस थीटा, ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये वर्क डन आ जाएगा आपका, फोर्स कितना आ गया तुम्हारा, म्यू mg कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू देखो 30, ये आ गया फोर्स। एक राउंड की बात करें, अगर ऊपर से नीचे तक आया तो ये टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया इंटू 10, ठीक है। ये तो एक राउंड में हो गया, तो दूसरे राउंड में कितना, मल्टीप्लाइड बाय इसको 2 कर देते हैं। देखो कितना रहा वैल्यू, म्यू का वैल्यू आपको दिया है कितना 0.1, मास दिया है इसका 500 ग्राम यानी कि 1/2, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2, cos 30 √3/2 और 10 और 2 इधर मिलके हो गया 20। तो देखो जरा क्या हो रहा है कहानी में, 2 और 2 मिलके गया 4, 4 से गया 5 और 10 से 0.1 गया तो ये 1 बन गया। तो आंसर आ रहा है ये 5√3 जूल के आसपास। तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, सी। थोड़ा सा बढ़िया सवाल, बाकी सवालों से थोड़ा सा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द करंट लूप PQRS ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी। देखो यहाँ पे एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है कितना, 20 एम्पियर का। अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सवाल आ रहा है, लूप कोई रखा हुआ है, ऐसे लूप मान लो तुम, तो ये लूप है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे है, ये है 10, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ऐसे, ऐसे करंट जा रहा है और करंट का वैल्यू कुछ दिया हुआ है 20 एम्पियर, आई का वैल्यू दिया है 20 एम्पियर। ध्यान से सुनना कहानी को, ये ऐसे सवाल हमने क्लास में बहुत सारे करे, अगर आपने मेरा क्लास किया हो चाहे किसी और का क्लास किया हो तब भी किया होगा। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है बिल, आई इंटू एल क्रॉस बी, वहां से भी निकाल सकते हो, या फिर बिल सिंपली अगर बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो सबसे पहले देखो ये 4 अलग अलग वायर के बारे में सोचो। देखो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है इस वायर से, मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर के कारण है, तो सेपरेशन इससे कुछ है, इस वाले वायर का सेपरेशन कुछ और है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, और इस वाले वायर पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह वेरी कर रहा है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, इस वाले वायर पे सिर्फ फोर्स निकालना होता तो मुझे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता, यहां से x पे जाके dx काटता, उस पे फोर्स निकालता, फिर उसको इंटीग्रेट करता यहां से लेके यहां तक, लेकिन करना नहीं पड़ेगा। रीजन, इस वायर के कारण देखो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ है, क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वायर का लेंथ ये रहा, तो L क्रॉस बी करोगे, L क्रॉस बी, L क्रॉस बी, या फिर फोर्स निकालने के लिए भी अपना राइट हैंड थप्पड़ रूल जिंदाबाद। हम क्या करते हैं,
अंगूठे को करंट की तरफ रखो और उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो, ये देखो, और जिधर थप्पड़ का डायरेक्शन यानी कि जिधर पाम्स का पुश जाए दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि इस वाले वायर पे फोर्स अगर ऊपर आया F, तो इस वाले वायर पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंगूठा करंट की तरफ, फोर्स इस पे नीचे आएगा और दोनों पे फोर्स बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि दोनों इस वायर से सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में। तो ये दोनों वायर का फोर्स तो देखो कैंसिल हो जाने वाला है। अब बचा ये वायर और ये वायर। इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखोगे तो इधर, या फिर L क्रॉस B से भी, B अंदर की तरफ, L ऊपर की तरफ, L क्रॉस B लेफ्ट की तरफ। इस पे फोर्स कुछ लगा, मान लो F1। इस पे देखोगे करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस पे फोर्स लगा राइट साइड की तरफ, ये इसको बोल देता हूं F2। तो नेट फोर्स देखो, ये इसके पास है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो यहाँ पे फोर्स भी ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स जो लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा एंड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स माइनस राइट वाला फोर्स, F1 माइनस F2। इसको सॉल्व करना है। फोर्स होता है बिल, ध्यान रखें फोर्स का वैल्यू है बिल, और बी इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2πd, वही वाला कहानी फिर से यूज होने वाला है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा μ0, करंट इस पे कितना फ्लो कर रहा है 20 डिवाइडेड बाई 2πd, डी का वैल्यू यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर पे, तो 2 इंटू 10⁻²। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया, इंटू जिसपे फोर्स निकालना है उसमें करंट कितना जा रहा है, उसमें करंट जा रहा है 20 एम्पियर का, इस वाले वायर में भी करंट 20 है, तो इसमें करंट हो गया 20 इंटू इसका लेंथ कितना, ये वाला लेंथ देखो, ये वाला लेंथ दिया हुआ है 15, तो 15 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² मीटर माइनस F2। अब इस पे फोर्स निकालने के लिए, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा μ0, करंट है इसमें 20 डिवाइडेड बाई 2πd, डिस्टेंस कितना हो गया इसका 10 + 2 यानी कि 12 इंटू 10⁻² मीटर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इंटू आई BIL, आई का वैल्यू, इसमें करंट भी कितना जा रहा है 20 इंटू L, इसका लेंथ कितना है 15, तो अगेन 15 इंटू 10⁻², ये कहानी। आप इसको सॉल्व करोगे सारे वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे और ये कुल मिला के वैल्यू आता है तुम्हारा कितना, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जगह नहीं है कैलकुलेशन के लिए, आप इसको सॉल्व कर लेना है ना, बहुत सिंपल चीज है। इसका आंसर आता है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन, ये वैल्यू आएगा इसका। और कोई बोले कि इसका डायरेक्शन बताओ सर किधर होगा, तो ध्यान से देखो, तो लेफ्ट वाला फोर्स और राइट वाला फोर्स, कौन सा फोर्स बड़ा है, लेफ्ट वाला, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, तो ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स करोगे तो नेट फोर्स इस वायर पे, इस पूरे लूप पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि ये वायर जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर्स का कॉन्सेप्ट लगाया हमने और कुछ भी नहीं लगाया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया सवाल, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल मानता हूं मैं इसको, लेकिन अगर आपने मैग्नेटिज्म ध्यान से पढ़ा है तो इस सवाल में बिल्कुल दम नहीं, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बोल रहा है ट्रायंगुलर लूप ऑफ साइड L, अ ट्रायंगुलर लूप ऑफ साइड L कैरीज अ करंट I, it is placed in a magnetic field B such that the plane of the loop is in the direction of B, the torque on the loop। ये बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलना चाह रहा है, ये ट्रायंगुलर लूप बोलने से इसका जो संबंध है, हालांकि यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था इसको, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलना चाहिए था इसको, क्योंकि साइड लेंथ L दिया है, मतलब सारा साइड लेंथ बराबर है, ठीक है, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लूप है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, वरना वो कौन से साइड का लेंथ देगा ये आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये कौन सा ट्रायंगल है, तो उसने एक ही साइड का लेंथ दिया L, इससे वो बताना चाह रहा है कि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लूप है जिसके सारे साइड का लेंथ क्या है, बराबर है। पहले इस बात को दिमाग में रखो। बोला कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड इसके सच दैट प्लेन ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन में है, ये B, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको बोल रहा है कि द टॉर्क ऑन द लूप, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ I मान लो लूप में, तो टॉर्क का वैल्यू हमने पढ़ा है कितना, mb sin थीटा, इसको यूज करो, m का वैल्यू होता है IA इंटू बी साइन थीटा, थीटा होता है एरिया वेक्टर या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करो, अंगूठा गया ऊपर, तो ये रहा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया 90, यानी कि I एरिया कितना हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू L² इंटू बी, तो ये वैल्यू आता है आपका √3/4 IL²B। तो अगर आप आंसर देखो √3/4 IL²B, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I इज टर्न्ड इनटू अ सर्कुलर लूप। एक स्ट्रेट वायर है, इसका कुछ लेंथ रहा होगा, पता नहीं कितना है, बोला कि करंट इसमें I जा रहा है, इज टर्न्ड इनटू अ सर्कुलर लूप, इसको हमने एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस कुछ R रहा होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 2πr शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, यानी कि रेडियस आएगा L/2π के बराबर। बोल रहा है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एज एसोसिएटेड विथ इट इज m, अच्छा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू होता है बच्चों m = IA हमेशा, अगर एक टर्न का है तो
तो m इक्वल टू आई, करंट I है, एरिया इसका कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और रेडियस का वैल्यू ये रहा। तो m इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई गया, यहाँ से लेंथ पूछ रहे हैं आपको, लेंथ ऑफ वायर। तो l का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 4 पाई, इधर आएगा 4 पाई m डिवाइडेड बाई i। ऐसा कुछ आंसर देखो आप कहाँ पे, अंडर रूट 4 पाई m डिवाइडेड बाई i। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, मास ऑफ 2 kg डिस्क्राइब्स द सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। सर्कल पे घूम रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, मास है 2 kg का, ठीक है, रेडियस दिया है इसका 1 मीटर, ये रेडियस 1 मीटर, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज ज्वाइंट टू सेंटर ऑफ सर्कल बाय अ स्ट्रिंग विच कैन जस्ट विथस्टैंड 32 न्यूटन। अच्छा, एक स्ट्रिंग से इसको बांध दिया ऐसे, इसमें मैक्सिमम टेंशन जो हो सकता है 32 न्यूटन का, यानी कि टी मैक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है 32 न्यूटन, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, द मास दैट कैन, रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब वो फ्रीक्वेंसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो आप लगा दो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि टी मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख लेते हैं, यानी कि टी इक्वल टू एम आर, ओमेगा को हमने लिखा 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, इसका स्क्वायर। तो टेंशन का वैल्यू आ गया देखो एम आर इंटू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर होगा। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं हम, तो एफ स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा टेंशन डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर। तो इसका अंडर रूट लगा दो तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 4 पाई स्क्वायर, बाहर आके 2 पाई बन जाएगा, अंडर रूट में टी डिवाइडेड बाई एम आर, वैल्यू रखो जरा 1 बाई 2, पाई की जगह पे आया 22 डिवाइडेड बाई 7 ऊपर चला गया, अंडर रूट में टेंशन दिया है 32, मास दिया है इसका 2 kg और रेडियस दिया है 1 मीटर। 2 से गया देखो ये 16 बाहर आके 4 बना, 7 बाई 2 इंटू 22 इंटू 4, 2 से गया 2 से गया 11, ये वैल्यू आता है 7 बाई 11। लेकिन ध्यान रहे ये होगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। आपको उसने सवाल में पूछा, देखो छोटी छोटी चीजें, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो सेकंड को मिनट में चेंज कर लो, पर सेकंड 1 बाई 60 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 7 बाई 11 इंटू 60 RPM, और इसका वैल्यू अगर आप देखो 420 डिवाइडेड बाई 11, तो इसका वैल्यू कुछ आता है 38.2 के आसपास आ रहा है, और 38.2 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, तो 38 के आसपास जो आंसर, यानी कि 38 आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि ये 38 रिवॉल्यूशन जो है पर मिनट कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है बात। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बोल रहा है कि 2 kg स्टोन अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस, जैसा कि आपको दिखाया, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। एंगल 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है विद वर्टिकल, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्टोन ड्यू टू टेंशन एंड वेट। रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, फ्री वर्ड डायग्राम बना लो, ये कहानी है, ऊपर लगेगा इस पे टेंशन, नीचे लग रहा है mg, और ये इस वाले सर्कल पे घूम रहा है, तो ये एंगल है 30 डिग्री, तो टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर t cos 30 या फिर t cos थीटा बोल दो, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये रहा तुम्हारा नेट फोर्स t sin थीटा। क्यों, क्योंकि इस तो इसको बैलेंस कर लेगा, तो t cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा mg, और नेट फोर्स जो होगा उसके किसके बराबर होगा, t sin थीटा के। इसका वैल्यू लिखो, टेंशन का वैल्यू कितना है mg बाई cos थीटा, तो mg बाई cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई sin थीटा, तो ये वैल्यू बन गया तुम्हारा mg इंटू sin थीटा बाई cos थीटा हो गया 10 थीटा। मास दिया है इसका कितना 2 kg, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और 10 30, थीटा का वैल्यू 30 है, 10 30 होता है कितना 1 बाई रूट 3, 10 30 1 बाई रूट 3, हाँ सही है। तो ये वैल्यू आता है 20 बाई रूट 3, 20 बाई रूट 3 मतलब ये वैल्यू आएगा कुछ मोटा मोटी 11 पॉइंट समथिंग के आसपास, 11.3 न्यूटन के आसपास, ये आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। अच्छा, सर्कुलर, रेडियस दिया है 500 मीटर, इफ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन म्यू का वैल्यू दिया है 0.5, तो स्पीड अवॉइडिंग स्कीडिंग, v का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट म्यू आर जी, आई होप कि सबको पता होगा ये कहानी। तो अंडर रूट म्यू का वैल्यू हो गया 0.5, रेडियस हो गया 500 और g का वैल्यू हो गया 10, तो ये वैल्यू आता है कुछ कितना 50 मीटर पर सेकेंड के आसपास, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है 30 मीटर पर सेकेंड में। इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, स्पीड इसका देखो लीनियर स्पीड इंक्रीज कर रहा है 2 मीटर, यानी कि आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना 2 मीटर पर। दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल। तो लीनियर स्पीड जिस रेट से बढ़ रहा है उसका एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
और क्या होता है, और इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। अगर इसका स्पीड v है उस इंस्टेंट पे, तो इसका ac का वैल्यू क्या होगा, ac का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर बाई r, यानी कि v का वैल्यू कितना दिया है उस समय इसका 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है इसका 500, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 500, यानी कि 9/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, यहाँ से निकाल लो आप कितना आता है वैल्यू, AT स्क्वायर हो गया 4 और AC स्क्वायर करोगे तो 81 डिवाइड बाई 25, तो ये आ गया 100 प्लस 81, ये वैल्यू आता है अंडर रूट 181 डिवाइड बाई 25। अब 181 का वैल्यू देखो नीचे तो 5 आ गया, अब रूट 181 कैसे निकालोगे, 13 स्क्वायर 169 होता है, तो 13 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा वैल्यू, 13.4 13.5 ऐसा कुछ वैल्यू ले सकते हो आप मोटा मोटी। तो ये वैल्यू आ जाएगा कुछ कितना 5 और 2 10, 2.6 या 7 ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो 2.5 से तो ज़्यादा ही आएगा बिल्कुल, क्योंकि 30 के ऊपर है तो ऊपर ही ज़्यादा है, 2.7 के आसपास, 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका नेट एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। कोई पार्टिकल है वो किसी सर्कल पे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, यानी कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो 0 होगा, यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कि ये तो स्पीड तो इसका टेंजेंशियल होता ही है v, इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि सेंटर की तरफ। बाकी कहानी देख लो, ऑप्शंस पढ़ते हैं। द वेलोसिटी एंड क्या बोला है फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत स्टेटमेंट चूज करना है, ध्यान रहे। तो बोल रहा है द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सही है। वेलोसिटी वेक्टर इज टैंजेंट टू द सर्कल, सही है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज टैंजेंट टू द सर्कल, गलत, एक्सेलरेशन तो किधर है, सेंटर की तरफ है, तो ये सेंटर वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी इज फॉल्स, तो हमारे लिए तो यही सही है, फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहे हैं, रोलर कोस्टर इज डिजाइन्ड सच दैट राइडर एक्सपीरियंस वेटलेसनेस एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ द हिल हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 मीटर। रेडियस दिया हुआ है कितना आपको, 20 मीटर। जब टॉप पे पहुंचेगा, टॉप पे, पिक पे, तो वेटलेसनेस लगने के लिए देखो नीचे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल। इक्वेशन क्या बनता, mg माइनस n शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, हाँ या ना, बिल्कुल mv स्क्वायर बाई r। आपको बोला कि वेटलेसनेस, तो फॉर वेटलेसनेस ये तो सबको पता है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो किसको हम जीरो कर दिया करते हैं, नॉर्मल को। नॉर्मल का कहानी वहां पे खत्म, नॉर्मल जीरो, यानी कि mg शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, m से उड़ा m, तो आपको v पूछ रहे हैं, v का वैल्यू, तो v का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट rg के बराबर, अंडर रूट r का वैल्यू दिया आपको 20 और g का वैल्यू अगर 10 ले लूं तो वैल्यू आता है रूट 200, और रूट 200 का मतलब हो गया कितना, 14 स्क्वायर 196 होता है, 196, ठीक है ना। तो 14 से तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 14.1 14.2 ऐसा कुछ मोटा मोटी। तो स्पीड देखो इसका क्या आ जाएगा, 14 से 15 के बीच में, बिल्कुल इसका जो स्पीड आएगा आपका वो 14 से 15 के बीच में आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा, ए, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 36 सवाल पढ़ते हैं। बोल रहा है करंट आई 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, यहाँ से करंट आई आ रहा है, अच्छा दो पार्ट में बट गया, ऊपर I/2 नीचे I/2, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू करंट थ्रू द वायर वेयर BO इक्वल टू 0.5। तो आंसर ऐसे ही दिख रहा है, देखो इस वायर के तो एक्सिस पे 3 पार्ट में सोचो, 1 2 और 3, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 क्योंकि एक्सिस पे लाई कर रहा है, पहला कहानी खत्म। इसके कारण देखो ये सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट, μ0 I/4 पाई d, लेकिन डायरेक्शन, इसके कारण डायरेक्शन O पे अंदर की तरफ, और इसके कारण डायरेक्शन O पे बाहर की तरफ, एक अंदर एक बाहर, सारा चीज सेम है, करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। चलिए जी, तो इसका आंसर आ गया 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 37, if B1 is the magnetic field induction at point on the axis of a circular coil of radius r situated at distance r root 3। अच्छा, on the axis, ये coil, बोला कि इस coil में करंट कुछ आई जा रहा है, मान लो बोला कि यहां से r रूट 3 डिस्टेंस पे, r रूट 3 डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है। B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, रेशियो B1/B2। देखो सबसे पहले एक्सिस का फॉर्मूला याद करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ये वैल्यू होता है μ0 I/r² डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r² टू द पावर 3/2। ये
तो B1 के लिए x के जगह पे r√3 रख दो और B2 के लिए x के जगह पे 0 रख दो। तो B1 का वैल्यू आ जाएगा म्यू0 I r² डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ पे x के जगह पे r√3 रखोगे तो ये बनेगा 3r² प्लस r² पावर 3/2, यानी कि म्यू0 I r² डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये देखो 4r² है तो इसको लिखो 2r² पूरे का पावर 3/2, 2 से उड़ा 2, 2r होल क्यूब हो गया 8r³ तो म्यू0 I r² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8r³, r² से क्यूब गया तो ये वैल्यू आता है म्यू0 I बाई 16r B1 का वैल्यू। और B2 के लिए x को 0 पुट करो तो B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x 0 रख दोगे तो ये बनेगा r³ r² कैंसिल, ये पता भी होगा तुमको म्यू0 I बाई 2r होता है। और अगर दोनों को डिवाइड कर दें B1 बाई B2 को तो म्यू0 I बाई 16r डिवाइडेड बाई म्यू0 I बाई 2r, म्यू0 I r म्यू0 I r फरार, तो 2/16 आंसर आता है 1/8। और अगर ऑप्शन की तरफ देखा जाए तो 1/8 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोल रहा है, इक्वल करंट I फ्लोज इन 2 सेगमेंट्स of a circular loop in the direction shown in figure, radius of the loop is r, the magnitude of magnetic field induction। देखो सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर किसी सर्कुलर लूप के कारण जिसका रेडियस r है और अपने सेंटर पे एंगल थीटा बनाए तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है म्यू0 I डिवाइडेड बाई 4πr मल्टीप्लाइड बाई कितना एंगल बना रहा है रेडियन में, ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, निकल के आता है इंटीग्रेशन से, बड़े काम का चीज है। अब इस वाले सेगमेंट में देखो बोला कि एक लूप तो है लेकिन यहां से यहां तक करंट इधर जा रहा है I, ये एंगल थीटा है, और इस वाले सेक्शन में करंट इधर जा रहे हैं I, तो अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल कितना हो गया 2π माइनस थीटा। डायरेक्शन सबसे पहले, डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड कर्ल रूल यूज करेंगे कभी भी कर्व वायर में। इस वाले सेक्शन में देखो उंगलियों को करंट की तरफ घुमाओ, अंगूठा अंदर जा रहा है मतलब अंदर की तरफ, और इसके कारण देखोगे तो अंगूठा बाहर आ रहा है मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और इस वाले सेगमेंट के कारण अंदर। किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, ये वाला लेंथ देखो ज्यादा है इसका, ये वाला वैल्यू, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली ज्यादा आएगा और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि करंट तो दोनों में क्या है, सेम है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को B1 बोल देता हूं और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को B2 बोल देता हूं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका वैल्यू किसके बराबर, B1 माइनस B2 के बराबर। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये यूज कर रहा हूं, तो म्यू0 I डिवाइडेड बाई 4π, रेडियस इसका r है, इंटू थीटा का वैल्यू हो गया 2π माइनस थीटा, माइनस इसके कारण छोटे वाले सेगमेंट के कारण म्यू0 I बाई 4πr इंटू थीटा, दोनों से कॉमन आ गया म्यू0 I डिवाइडेड बाई 4πr बाहर, अंदर वैल्यू बचा 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस 2 थीटा हो गया, 2 कॉमन कर लो, तो 2 म्यू0 I डिवाइडेड बाई 4πr इंटू पाई माइनस थीटा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो म्यू0 I बाई 2πr इंटू पाई माइनस थीटा। अब ऑप्शन ढूंढने चलते हैं, 38 का ऑप्शन ये रहा, म्यू0 I बाई 2πr इंटू पाई माइनस थीटा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बात, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू लूप ए बी सी डी, ये वाले लूप के कारण एट ओरिजिन ओ एज शोन इन फिगर। सिंपल सवाल, देखो ये कहानी है, ऐसा एक लूप है, कलर बदल लिया जाए, कलर ऐसे है, ये व्हाइट वाला लूप है ना, ऐसा है, ये एंगल है 30 डिग्री का, ये डिस्टेंस ए है यहाँ से यहाँ तक और ये बी है, तो बेसिकली कुछ नहीं, सर्कुलर आर्क ही है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। देखो ये दोनों तो बेकार हैं, इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जो बचा इसके कारण और इसके कारण डायरेक्शन देखोगे करंट का, देखो यहाँ पे इसके कारण बाहर की तरफ और इसके कारण अंदर की तरफ, ज्यादा कौन होगा ये, क्योंकि ये ज्यादा पास है, तो अगर इसके कारण मैं B1 बोल दूं और इसके कारण मैं क्या बोल दूं B2, ठीक है, देखो बाहर इसके कारण अंदर, तो B का वैल्यू हो जाएगा B1 माइनस B2। और फिर से वही कहानी, कौन सी कहानी सर, म्यू0 I डिवाइडेड बाई 4πr, इस बार इसका रेडियस हो जाएगा a और इसका एंगल 30 डिग्री, रेडियन में हमेशा π/6, माइनस इसके कारण हो जाएगा म्यू0 I डिवाइडेड बाई 4π, इसका रेडियस हो गया b इंटू इसका एंगल भी सेम है π/6, तो दोनों से कॉमन क्या आ गया भाई, म्यू0 I, देखो पाई तो कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल, म्यू0 I बाई 4 और 6 24 दोनों से कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1/a माइनस 1/b, तो b माइनस a डिवाइड बाई ए बी, तो आंसर आएगा म्यू0 I इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 24ab, म्यू0 I इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 24ab, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आपका आंसर। ठीक है बात,
सिंपल सिंपल सवाल है मैग्नेटिज्म के सारे, ये सारे सवाल आप कर चुके होंगे और आपने एग्जाम में किया भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद हो आपसे। हालांकि मेरी उम्मीद हर बार टूटी है, बट फिर भी मैं उम्मीद बार बार करता ही रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ एल कैरी द सेम करंट आई, वायर ए इज बेंट। अच्छा, एक वायर है भाई, ऐसे सोच सकते हो, जिसका लेंथ एल है, करंट इसमें आई है, वायर ए इज बेंट इनटू अ सर्कल, इसको हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, और एक बार इसी वायर को हमने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया। इसका रेडियस कुछ r है, इसका साइड लेंथ कुछ a है। इफ BA एंड BB आर द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर्स ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, देन BA दोनों के सेंटर पे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है और कुछ नहीं करना है। इस पे करंट अगर आई जा रहा है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0I/2r ये होगा। लेकिन इसका रेडियस कितना आएगा, अगर टोटल वायर का लेंथ l था तो इसका रेडियस होगा l/2π, तो μ0I/2 इंटू रेडियस के जगह पे आ गया l/2π, ये उड़ा तो ये आ गया μ0I/π/l के बराबर। स्क्वायर में अगर करंट आई जा रहा है आई, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है, देखो एक वायर के कारण, ये 45 डिग्री वाला केस है ना, कौन सा वाला फॉर्मूला सर, μ0I/4πd इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये वाली कहानी है। जब थीटा 1 थीटा 2 दोनों 45 डिग्री है तो एक साइड के कारण निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसके कारण अंदर, इसके कारण अंदर, इसके कारण अंदर और इसके कारण भी अंदर, सब अंदर है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, एक साइड के कारण होता है μ0I/थीटा 1 थीटा 2, 45 डिग्री रखना है बेसिकली आपको। तो ये वैल्यू निकल के आता है μ0I/2√2πd, d मतलब यहां से इसका डिस्टेंस सेंटर का, अगर टोटल a है तो ये a/2 है, ये वैल्यू होता है μ0I/2√2πd, एक साइड के कारण, तो चारों के कारण मल्टीप्लाइड बाय हमने 4 कर दिया, ये 2 से 2 गया। और a का वैल्यू, अगर वायर का लेंथ l था तो एक साइड का लेंथ कितना, l/4, तो मैग्नेटिक फील्ड एट b कितना आ गया, μ0I/4 डिवाइडेड बाई √2π, और a के जगह पे रखा हमने l/4, 4 चला गया ऊपर, ये कहानी है। अब दोनों को कर दो डिवाइड, BA डिवाइडेड बाई BB, ठीक है, ये है तुम्हारा μ0I/π डिवाइडेड बाई l, और इसको डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया √2πl, और नीचे आ गया μ0I/4 और 4 हो गया 16, जो कैंसिल हो रहा है काट दो, l से l गया, μ0 से μ0 गया, I से I गया, तो ऊपर बचा देखो कितना, ऊपर बचा √2π², और नीचे बचा है कितना, सिर्फ और सिर्फ 16, तो √2 से ये 8√2 बन जाएगा, तो ये वैल्यू आएगा बेसिकली π² डिवाइडेड बाई कितना, 8√2, और π² 8√2 आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये डी, तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए जी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 41। देखो मैग्नेटिक फोर्स वाले सवाल आ गए, F = BIL या फिर I × L × B, उसी की बात करते हैं। बोल रहा है कि इन द फिगर अ सेमी सर्कुलर वायर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज इन द लूप इन द डायरेक्शन शोन। अच्छा देखो, ये लूप पे फोर्स डायरेक्ट जीरो मत मार देना, कुछ लोग बोलेंगे कि सर करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जीरो, नहीं, फोर्स करंट का डायरेक्शन देख लो, आधे में उधर जा रहा है, इसमें सीधा जा रहा है, अगर ये सेम डायरेक्शन में होता तो फोर्स जीरो आ जाता, ठीक है, ये जीरो नहीं होगा। तो इस वाले के लिए अलग सोचो और इस वाले के लिए अलग सोचो, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या बोला, अंगूठा करंट की तरफ, जैसे इसमें करंट इधर जा रहा है आई, अंगूठा करंट की तरफ, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर, F कितना लगेगा, बिल, यानी कि BI, और इसका डिस्टेंस कितना दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, सेमी सर्कुलर प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर लूप इन द रेडियस ऑफ द लूप इज 1 मीटर, तो ये 2 हो जाएगा, तो BI × 2, ठीक है, ये वाला लेंथ टोटल। अच्छा इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा, इस वाले के लिए देखो L इफेक्टिव, इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट, अगर इसमें करंट आई जा रहा है तो L इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज करो। वो कैसे होता है सर, इनिशियल फाइनल को सीधा मिला दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको बोलते हो, यानी कि इसमें भी फोर्स इस येलो वाले वायर पे निकाल लो, और इसमें भी फोर्स किधर जाएगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा, और ये फोर्स भी उतना ही रहेगा, बिल, यानी कि BI × 2, और दोनों फोर्स ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स जो आ जाएगा तुम्हारा 2BI × 2 कर लो, यानी कि 4BI, तो वैल्यू आ जाएगा 4। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है कितने का, 2 टेस्ला का, और करंट है 1.5 का, तो यह वैल्यू आ गया आपका 3 × 4 कितना, 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ये कहानी है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। 42, अ कंडक्टर ACDEF एज शोन इन फिगर कैरीज अ करंट I, ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फिर से फोर्स ही निकालना है। देखो फिर से वही कहानी है, इस वाले पोर्शन पे तीनों को अलग अलग सोचो, इस वाले पोर्शन में करंट जा रहा है I, लेंथ है L,
तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर F, और इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, बिल। सेमी सर्कल के लिए एल इफेक्टिव देखो, ये इस पे फोर्स भी किधर लगेगा, ऊपर, और ये वैल्यू आएगा BI इंटू एल इफेक्टिव, मतलब ये वाला, यानी कि 2R। और तीसरे वाले सेगमेंट को देखो तो इसमें भी करंट इधर है, लेंथ इसका L है, तो इसमें भी फोर्स लगेगा ऊपर, कितना, बिल। सारा फोर्स ऊपर है तो नेट फोर्स तीनों को ऐड कर दो, BIL प्लस BIL प्लस BI2R, कॉमन कर लोगे BI, तो अंदर आ जाएगा कितना, L प्लस L 2L प्लस 2R। ऐसा कुछ ऑप्शन है, BI 2L प्लस 2R, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपल। 43, क्या सवाल बोला जा रहा है, देखिए वर्क डन रिलेटेड सवाल है शायद। बोल रहा है कि यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, 3i कैप प्लस 4j कैप, सॉरी j कैप, न्यूटन acts on a particle of mass 2 kg, the particle is displaced from this position to this position. वर्क डन क्या होता है भाई, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, सही है। तो फोर्स हो गया 3i कैप प्लस j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1, दिस माइनस दिस, तो 4i माइनस 2i हो गया 2i, 3j, यहाँ पे j है ही नहीं तो 3j ही रहेगा, और माइनस के हो जाएगा माइनस 2k। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 3 3, यहाँ पे है ही नहीं, 0 इंटू समथिंग 0, वैल्यू आएगा 9, यानी कि 9 जूल का वर्क डन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्या बोल रहे हैं, फिगर सोज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी, ये फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ दिया हुआ है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 35। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, एरिया, ये कहानी तो सबको पता है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, देखो ग्राफ कैसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, ये x इक्वल टू 0 है, ये 10 है, ये 20 है, और ये 35 है, ये 35। तो बेसिकली आपको निकालना है एरिया, कौन सा एरिया भाई, ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, ठीक है। इसको दो पार्ट में बांट लो, यहाँ तक निकालना है आपको, यहाँ तक, तो इसको दो पार्ट में बांट लो, ये ट्रायंगल और वापस ये रेक्टेंगल, ठीक है। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, इधर 5 है, ये 10 है। तो बेसिकली वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर होगा। एरिया किसका एरिया, ये पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक। कैसे लिखोगे, देखो ये तो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 10, हाइट कितना हो गया 10, इसका काम खत्म। ये देखो ध्यान से, तो ये रेक्टेंगल है यहां से यहां तक, तो इसका एरिया हो जाएगा ये साइड का लेंथ 10 मल्टीप्लाइड बाई ये साइड का लेंथ भी 10, इसका काम हो गया। अब इसमें दो पार्ट में सोचो, ये ट्रायंगल सबसे पहले, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो गया 35 माइनस 20, सॉरी ये 30 था, ओके गलती कर दिया मैंने, ये 10 था, बीच में 20 था, यहाँ 30 था, ये 30 था, ये 30 था, तो कहाँ पे चेंज होगा, ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेक्टेंगल में ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 20 एंड 10, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल के लिए, ये वाले ट्रायंगल के लिए बेस हो गया कितना 5 और हाइट हो गया 5, तो हाफ इंटू 5 इंटू 5 और प्लस एक और रेक्टेंगल बच गया ये वाला, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया देखो 5 इंटू 5, ये कहानी है। और इनको सबको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कुछ निकल के आता है 287.5 जूल। ये वर्क करना पड़ेगा 0 से लेके 35 तक, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 35, ये चेन वाला सवाल है, काफी पॉपुलर है मार्केट में, आपने देखा ही होगा। क्या बोल रहा है एक बार पढ़ देते हैं। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल, ठीक है, ये टेबल है मान लो, इसमें चेन ऐसे रखा हुआ है, कुछ पार्ट इसका लटका हुआ होगा, कितना लटका है वो देख लेते हैं। टोटल मास M है, लेंथ L है, हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज ऑफ, इफ G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल हैंगिंग पार्ट, कितना लटका है भाई, एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग, 1/3 यानी कि ये L/3 है, तो ये कितना 2L/3। तो ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्म चेन है तो इसका मास, अगर टोटल मास M है तो इसका मास होता 2 M/3, तो इस वाले पार्ट का मास हो जाता कितना M/3, नीचे वाले पार्ट का। तो इसको शायद ऊपर उठाने में वर्क डन पूछ रहा होगा। द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल, इसको ऊपर उठाने में, इसका सेंटर ऑफ मास देख लो कहाँ पे है, MGH लगा दो, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे कहीं मान लो, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का टेबल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ये टोटल L/3 है, तो आधा पे लाई करेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 2L/3 यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वर्क डन इज बेसिकली कितना, पूरे चेन को मत लो, इंटीग्रेशन मत करो, डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास पे ध्यान दो, MGH, इसके लिए कितना आ जाएगा ये वैल्यू
मास इसका कितना हो गया इस वाले पार्ट का, मान लो कि ये टोटल चेन जो है एक पॉइंट मास में आके सिमट गया है, तो मास कितना हो गया इसका m/3 मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना हो गया टेबल से, ट्वाइस L/3। तो ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा कितना, कुछ गलती किया क्या मैंने, L/3 का आधा ना, ट्वाइस L/3 क्यों लिखा मैंने, L/3 का आधा, सॉरी L/3 टोटल था तो इसका आधा कितना होगा L/6 ये, तो यहाँ पे आ जाएगा L/6। तो ये वैल्यू बन जाएगा तुम्हारा mgl डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 कितना 18। इतना वर्क करना पड़ेगा इसको। तो mgl डिवाइडेड बाई कितना आ गया वैल्यू 18। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 46। बोल रहा है अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी सेम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है p² डिवाइडेड बाई ट्वाइस m। तो बोला कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, यानी कि p प्रोपोर्शनल है किसके, रूट मास के, यानी कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m। तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। तो बोल रहा है कि विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम, तो ऑब्वियसली द हैवी बॉडी, हैवी बॉडी, इसका आंसर हो जाएगा हैवी बॉडी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि द अर्थ रेडियस इज r एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स अर्थ सरफेस g। देखो g का वैल्यू पहले याद रखो, अर्थ सरफेस पे होता है gm/r², अगर रेडियस r है तो बाद में यूज होगा इसका। बोल रहा है कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम हाइट h इक्वल टू r/5 फ्रॉम अर्थ सरफेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाई। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज करेगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी था पहले, बाद में कितना पोटेंशियल एनर्जी हो गया, देख लो कैसे करें। ये धरती माता, ठीक है, बोला कि बॉडी यहां से कितना ऊपर है, r/5। देखो mgh का फॉर्मूला मत लगा देना, पहले बोल रहा हूं, mgh लगाओगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेंज इन एनर्जी इसका क्या होगा, चेंज इन एनर्जी हो जाएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है, या फिर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर लो, कोई एक करके देखते हैं क्या हो रहा है। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इसके पास कितना है, पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस के बीच में, अगर इसका मास m है, इसका मास m है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस gm1m2/r, और डिस्टेंस हमेशा इसके सेंटर से मेजर होगा, ये r है। तो इनिशियल एनर्जी कितना हो गया इनके बीच का, माइनस gm डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया r प्लस r/5, ठीक है, माइनस फाइनल एनर्जी कितना हो गया इसका, जब सरफेस पे आ गया तो जीरो मत बोलो, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस gm डिवाइडेड बाई, सेंटर से इसका डिस्टेंस अभी भी कितना है r, दोनों से कॉमन क्या आ गया, दोनों से कॉमन आ गया gm डिवाइडेड बाई r, कॉमन ले लो। यहाँ देखो 1 + 1/5 इज 6/5, 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब -5/6 बचा, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1, 6 - 5 ये हो गया 1/6, यानी कि gm डिवाइडेड बाई r इंटू ये हो गया वैल्यू कितना 1/6। अब इसको स्मॉल g में चेंज करना है, और स्मॉल g का वैल्यू है gm/r², तो gm एक r नीचे दे दो और एक r ऊपर दे दो, तो gm/r², इसको आप स्मॉल g लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया तुम्हारा gmr डिवाइडेड बाई 6, और r का वैल्यू किसके बराबर भाई, 5h, r की जगह 5h लिख दोगे तो gm इंटू 5h डिवाइडेड बाई 6, तो h के टर्म में आंसर आएगा 5 mgh डिवाइडेड बाई 6, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सिंपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सवाल। क्वेश्चन नंबर 48, हाँ जी क्या बोल रहे हैं, इफ अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 मीटर एंड इट्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। फिर से वही कहानी है देखो, लेकिन इस बार हाइट ज्यादा नहीं है, 200 मीटर है, और यहाँ पे आप mgh वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल लगा सकते हो। हाइट कितना दिया है 200 मीटर, 200 मीटर में आप g को कांस्टेंट मान सकते हो, है ना। तो यहाँ से गिरा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, तो व्हाट इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली पहले कितना एनर्जी था, फाइनली एनर्जी मान लो इसका 0 हो गया अर्थ सरफेस पे आके, तो चेंज इन एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पूछा गया आपसे, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, पहले कितना एनर्जी था बेसिकली, u इनिशियल, u फाइनल तो 0 हो जाएगा इसका, इसको अगर रेफरेंस लेवल मान ले तो इनिशियल एनर्जी कितना है इसका, mgh माइनस 0, इनिशियल एनर्जी कितना आ गया इसका, मास दिया है 200 ग्राम, तो 200 डिवाइडेड बाई 1000, g का वैल्यू 10, और हाइट कितनी ऊपर से गिरा है ये 200 मीटर, 200 मीटर से, तो कितना आ जाएगा वैल्यू भाई, ये 200 से गया 2 0, 1 0 से 1 0 और गया, तो वैल्यू आ रहा है 200 इंटू 2, यानी कि 400 जूल के आसपास। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। लास्ट 2 सवाल और, क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड u, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दिया है r के रेस्पेक्ट में, a/r² माइनस b/r। सबसे पहले तो फोर्स का रिलेशन याद करो, F = -du/dr,
इसका जरूरत पड़ सकता है। A and B are positive constant and R is the distance of the particle from center, ठीक है। For stable equilibrium the distance of the particle, stable equilibrium, equilibrium का मतलब फोर्स जीरो, यानी कि फोर्स को अगर जीरो कर दें तो बेसिकली कुल मिला के कहानी है du by dr शुड बी जीरो, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करो और जीरो पुट करो। इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो a by r स्क्वायर, ये r पावर -2 है तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2 इंटू r पावर -3 यानी कि -2 by r क्यूब माइनस b इंटू 1 by r का डिफरेंशिएशन हो गया -1 by r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू देखो तो निकल के आता है कितना, इसको RHS भेज दो तो 2a डिवाइडेड बाई r क्यूब इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा b बाई r स्क्वायर से क्यूब गया तो r का वैल्यू आपको मिलता है 2a डिवाइडेड बाई b, ये कहानी है। और 2a डिवाइडेड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो हम ऑप्शन डायरेक्टली टिक कर सकते हैं डी। लेकिन एक बात का और आप ख्याल रख सकते थे, उसने बोला कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए आपको एक और कहानी चेक करनी होती है जो कि क्या होती है कि इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन होना, यानी कि इस जो r का वैल्यू निकल के आया ना एट दिस वैल्यू इसका डबल डिफरेंशिएशन इसका, यानी कि d2u बाई dr स्क्वायर दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस इज फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप निकाल के देखोगे तो बिल्कुल आएगा, लेकिन चूंकि एक ही वैल्यू आया और ऑप्शन में वही दिख रहा है हमें तो हम इसको टिक कर सकते हैं। मेडिकल लेवल में हम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का सवाल होता तो हमें ये चेक करना पड़ता जरूर। इसका आंसर हो गया डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो ये ब्लॉक मास m इधर जा रहा है, कोलाइड्स विद द स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड कंप्रेसेस इट बाय लेंथ l। ये इसके साथ टकराया, उल्टा बना दिया डायग्राम, चलो कोई नहीं, ऐसा है, ये इसके साथ टकराया मान लो आके, ऐसा है, ये ब्लॉक इधर से आया, मान लो जब इसके साथ टकराया तो ब्लॉक का स्पीड जो था कुछ भी था इनिशियली, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जैसे जैसे पास आएगा स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ब्लॉक का स्पीड घटता जाएगा, एक टाइम आएगा इसका स्पीड 0 हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन पे। पूछ क्या रहा है, कोलाइड्स विद स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के कंप्रेसेस इट बाय लेंथ l लेंथ से इसको कंप्रेस कर दिया। द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, तो मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता है p इक्वल टू mv, यानी कि जब स्पीड मैक्सिमम रहा होगा तभी मोमेंटम मैक्सिमम रहेगा, और स्पीड इसका मैक्सिमम यहीं पे तो था स्टार्टिंग में, क्योंकि फाइनली जब ये यहां पहुंच चुका होगा ब्लॉक तब तो इसका स्पीड हो गया है 0 l कंप्रेस करने के बाद। मतलब इसका स्पीड अगर यहां पे मिल जाए तो मोमेंटम आ जाएगा इसका। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, इसका काइनेटिक एनर्जी देखो, इनिशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियली इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था और वो कितना था, हाफ m, अगर स्पीड v मान लें तो v स्क्वायर, और फाइनली जब ये ब्लॉक रुक गया तो सारा इसका एनर्जी कन्वर्ट हो गया स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि हाफ k और x के जगह पे कितना आ गया l स्क्वायर। यहां से देखो मोमेंटम निकाल सकते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली चाहो तो मोमेंटम में लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू चलो निकाल लेते हैं, छोड़ो, यहाँ से v स्क्वायर, 2 से 2 गया, यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना, k l स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, तो v का वैल्यू आ गया कितना, l तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट k डिवाइडेड बाई m। ये स्पीड है मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम मोमेंटम क्या होता है इसका, mv, यानी कि एक मास से और मल्टीप्लाई कर दो, m मल्टीप्लाइड बाई l अंडर रूट k बाई m, रूट m से रूट m जाएगा, यानी कि l टाइम्स अंडर रूट k m, ये आएगा पार्टिकल का मैक्सिमम मोमेंटम l अंडर रूट k m, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का पेपर, मैंने पहले बोला था इजी से थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पेपर है और हम बारी बारी से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आसान मीडियम टफ आपको हर तरह से हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, कुछ दिन और है एग्जाम, तब तक जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, इस बार रिजल्ट लेके जाओ, डॉक्टर बन के जाओ। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।